स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर आपका 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का वन शॉर्ट लेक्चर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको एक ही लेक्चर में खत्म कर सकूं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। वैसे इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स है, तो इसको ऑप्शन में मत रखना क्योंकि काफी इजी चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और जो ईजी कॉन्सेप्ट है मैं उसका ओवरव्यू देकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, सबसे पहले आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है और पॉपुलेशन मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिज्म यानी कि पार्ट ऑफ द बायोम, कोई भी सेल, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी जो एक यूनिवर्स का या एक बायोम का पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है आपका पॉपुलेशन। मेनी ऑर्गेनिजम्स कम टुगेदर टू मेक अ पॉपुलेशन। तो अब ये बायोम वर्ड क्या होता है? बायोम मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक बड़ा सा साम्राज्य है, एक बड़ा सा किंगडम है और उस किंगडम को हम बोलेंगे बायोम, और उस किंगडम के अंदर रहने वाले छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स, और वो सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके बनाएंगे पॉपुलेशन। ओके, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि नेचर में हमको इतनी ज्यादा वैरायटी और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन देखने को मिलते हैं। एनिमल और प्लांट का रिलेशन, एनिमल और एनिमल का रिलेशन, प्लांट और प्लांट का रिलेशन, हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं अपने नेचर में। अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या रोल होता है, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यूज से कैसे ऑर्गन बनते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के टिश्यू एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स कैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट करते हैं, ऑर्गेनिज्म से कैसे पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कैसे कम्युनिटीज बनती हैं, इकोसिस्टम बनता है, बायोम बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है इकोलॉजी का डेफिनेशन। क्या पढ़ा था इकोलॉजी का डेफिनेशन? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। देखो, इको मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। इको वर्ड का मतलब होता है एनवायरमेंट और लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी। ओके, तो एनवायरमेंट में कौन आता है? एनवायरमेंट यानी कि आपके आसपास का जो सराउंडिंग है। तो एनवायरमेंट कैसे बनता है? एनवायरमेंट में आते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलके ही एनवायरनमेंट बनाते हैं ना। अब डिपेंड करता है ये ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। कौन से ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर रहे हो? क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो हजारों लाखों टाइप्स के होते हैं। ओके, तो इकोलॉजी का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा था। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्ट करना मतलब क्या होता है? आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना, यानी प्लांट का एनिमल के साथ क्या रोल प्ले हो रहा है और एनिमल प्लांट की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है। सो इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या असर पड़ रहा है, एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी वही जो मैंने आपको बोला, जैसे अगर घर पे आप और आपका भाई झगड़ा कर रहा है तो इससे आपकी मम्मी को टेंशन होता है, तो आप लोगों के आपस के इंटरैक्शन में आपके एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ रहा है, इस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये ओरिजिनली हमको जो साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था रेटर, लेकिन इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिफिक फील्ड में हैकल ने। इसीलिए हम बोलते हैं कि इकोलॉजी ये टर्म हमको हैकल से मिला है। रेटर का नाम किसी को ज्यादा पता नहीं है क्योंकि रेटर ने सिर्फ ये वर्ड बताया था, लेकिन इस वर्ड का एक्चुअल इंपॉर्टेंस, एक्चुअल यूज हैकल ने किया। ओके, आगे देखो आपको क्या बताया गया है। जो हमारे इकोलॉजी में मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी में उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो या एक पार्ट ऑफ द कम्युनिटी की बात कर रहे हो, समझो ऐसा आपका कोई कम्युनिटी है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ लिजर्ड्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे एक लिविंग एंटिटी या नॉन लिविंग व्हाटएवर, एक एंटिटी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, एक एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। सो हमारे जो पूरा का पूरा इकोलॉजी है, हमारा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, इसको चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन कैसे बनता है, फिर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे कि बायोम का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे चारों का डेफिनेशन दिया गया है, इसमें से आपको कम्युनिटी और बायोम का डेफिनेशन आ सकता है, तो ये ध्यान से लर्न करना। मैं आपको चारों का मीनिंग बताती हूँ।
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हेरार्की। हेरार्की मतलब क्या होता है? फाइलोजेनी, यानी कि समझो आपके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर, फिर आप, अब आपके बच्चे। तो ये एक तरीके से आप अपने कुटुंब के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी फाइलोजेनी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। हेरार्की को हम फाइलोजेनी भी बोल सकते हैं। जब आप अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ाई करते हो, मतलब आप, आपके फादर के फादर, उनके फादर, उनके फादर, तो इसको हम बोलते हैं हेरार्की। तो ऐसे ही एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से आपकी फैमिली बनी होगी, मतलब आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से आपके ग्रेट ग्रैंडफादर आए होंगे, फिर उसके बाद ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद फादर, फिर उसके बाद आप। तो ऐसे जो फर्स्ट शख्सियत थे, जो फर्स्ट लिविंग सेल था, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट, मतलब इट इज द फर्स्ट सेल और फर्स्ट इंडिविजुअल ऑफ द इकोलॉजी। ओके, फिर आपका आगे क्या आता है डेफिनेशन? पॉपुलेशन का डेफिनेशन। अब पॉपुलेशन कैसे बनता है? आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर आपके ग्रैंडफादर हुए, फिर उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तो मतलब आपके फादर हुए, फिर आपके फादर की शादी हुई तो आप आए, तो मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर से लेकर अभी तक आपकी फैमिली में कितने सारे लोग पैदा हो गए, कितने सारे लोग ऐड हो गए। कोई लोग बाहर से आए, मतलब शादी करके, और कुछ लोग पैदा हुए। तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या बताया गया है? ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड, मतलब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। जैसे समझो अगर मैं ऐसा एक एरिया कंसिडर करूं और यहाँ पे सारे ह्यूमंस रह रहे हैं, अब ह्यूमंस तो सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ऐसे टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और जब ऐसे अलग अलग ग्रुप्स एक एरिया में रहने आ जाते हैं, समझो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, रुको ये स्लाइड क्लीन करती हूँ। हाँ, समझो अगर मैं ऐसे एक बड़ा एग्जांपल लूं, समझो यहाँ पर एनिमल्स भी रह रहे हैं। ओके, अभी आई डोंट नो मेरी ड्राइंग कैसी है। समझो यहीं पर रिवर भी है, मतलब एक छोटा सा पॉन्ड भी है, यहाँ पर ह्यूमंस भी रहते हैं साइड साइड में घर बना के, यहाँ पे डॉग, कैट, स्नेक और बहुत सारे प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज अगर एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? कम्युनिटी। देखो, पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीशीज के लोग एक ग्रुप एरिया में रहना, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और जब अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन, पूरा का पूरा झुंड, मतलब एनिमल्स, ह्यूमंस, ट्रीज, बर्ड्स, सारे लोग जब एक एरिया में रहने लग जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज का पॉपुलेशन जब एक साथ रहने लगता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ओके, और ये एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। और फिर बारी आती है बायोम की। बायोम मतलब पूरा यूनिवर्स। बायोम के अंदर ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, पॉपुलेशन भी आ जाता है और कम्युनिटी भी आ जाता है। सो बायोम कंस्टिट्यूट्स अ लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट डिलिमिटेड बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेटेड जोन। डिलिमिटेड यानी कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन को छोड़कर अगर आप ओवरऑल एरिया कंसिडर करो, ओवरऑल लैंड वाला एरिया कंसिडर करो, जहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन जोन है, जहाँ प्लांट कम्युनिटीज भी देखने को मिलती हैं और एनिमल कम्युनिटीज भी, यानी फ्लोरा एंड फौना। फौना मतलब क्या होता है? एनिमल्स। और प्लांट कम्युनिटी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फ्लोरा। तो जहां पर आपको प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, ऐसे अलग अलग स्पीशीज एक साथ देखने को मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट बायोम। यानी हमारा अर्थ एक बायोम का एग्जाम्पल है। अर्थ के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज है, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन सिंगल ऑर्गेनिज्म से बना है। तो आई होप आपको ये चारों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो 6 मेजर ग्रुप्स है टेरिस्ट्रियल बायोम्स के। उसमें से हम स्टार्टिंग के 2 लेवल पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, जो कि इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल और लिविंग सेल, और पॉपुलेशन यानी कि सेम स्पीशीज के सेल्स जब एक साथ आके रहने लग जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि टोटल 6 मेजर ग्रुप्स हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स के। तो ये 6 मेजर ग्रुप्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। क्या क्या नाम हमको यहाँ पर बताए गए हैं 6 मेजर ग्रुप्स के। सबसे पहला ग्रुप होता है डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि वो रीजन जो इक्वेटर रीजन पे लाई करता है और जहाँ सबसे ज्यादा वार्म कंडीशन होती है, सबसे ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। ओके,
जहाँ कोई ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता या ज्यादा प्रोपोगेट नहीं कर सकता। फिर बात आती है ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड वो रीजन होता है जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन देखने मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होता है जो आपके इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे मिडल रीजन में लाई करता है। समझो ये अपना अर्थ है, ये अपना इक्वेटर वाला रीजन है, तो यहाँ पे डेजर्ट कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जो रीजन है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ग्रासलैंड वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर इसके और ऊपर यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी। क्या कंडीशन देखने को मिलेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा एक रीजन आता है जहाँ पे आपको टेम्परेट रीजन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे आपको टेम्परेट रीजन्स देखने को मिलते हैं। टेम्परेट और ट्रॉपिकल ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो, डेजर्ट मतलब ज्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, रेगिस्तान वाली जगह। ग्रासलैंड मतलब ज्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि जो सूटेबल एनवायरनमेंट, मतलब परफेक्ट कंडीशन, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट कंडीशन। फिर टेम्परेट में ज्यादातर थोड़ा सा कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि पोलार रीजन के पास का ये रीजन है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कोनीफेरस रीजन। कोनीफेरस रीजन में आपको क्या देखने को मिलते हैं, कैसे टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं? क्रिसमस ट्री जैसे प्लांट्स। देखो, हिमालय पर्वत के ऊपर जब आप चढ़ते हो तो आपको ऐसे 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 प्लांट्स देखने को मिलते हैं ना, अशोका ट्रीज, इनको हम कोनीफेरस प्लांट्स बोलते हैं। तो कोनीफेरस रीजन कहाँ पर लाई करता है? और कोल्ड कंडीशन में। और फिर उसके बाद आपके आते हैं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, यानी कि एकदम नेगेटिव, यानी कि एकदम फ्रीजिंग कंडीशन, जो एकदम पोल्स पे लाई करते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन एंड अल्पाइन रीजन। तो ये 6 अलग अलग टाइप के बायोम्स है। हमको ज्यादातर फोकस करना है टेरेस्ट्रियल बायोम के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, आपने पहले भी पढ़ा है कि सन की पोजीशन के वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग सनलाइट पड़ती है, जिसके वजह से अलग अलग प्लांट ग्रोथ होती है, और इसके वजह से हमको 6 टाइप्स के बायोम्स देखने को मिलते हैं। आपको ये नाम याद रखने हैं: डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस एंड आर्कटिक। ओके और उसके बाद हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है, वी मस्ट रिमेंबर कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ अबायोटिक कंपोनेंट्स के वजह से नहीं है, मतलब सिर्फ सनलाइट और लैंड और वाटर के वजह से नहीं है, लेकिन इनमें बायोटिक फैक्टर्स का भी बहुत कुछ लेना देना होता है। बायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या? जैसे अलग अलग प्लांट्स किसी किसी एनिमल के ऊपर डेंजरस पड़ जाते हैं, या पैरासाइट का काम करते हैं, या पॉइजनस होते हैं। अलग अलग पैथोजेंस, अलग अलग पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है हमारे नेचर में। तो अबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी वाटर, सॉइल। अबायोटिक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट, वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, टेम्परेचर। इनका तो असर पड़ता ही है ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन पे, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के पैथोजन, अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, इनके वजह से भी हमारे ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे हम ये आपको डू यू नो बॉक्स पढ़ना है, इसको आपको समझ के जाना है क्योंकि डू यू नो बॉक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से इकोलॉजी का डेफिनेशन तो आप पहले ही जानते हैं। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग। एक ही एनवायरनमेंट में एनिमल और प्लांट रहते हैं, तो इन एनिमल और प्लांट का अपनी सराउंडिंग में क्या रोल होता है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। और बायोस्फीयर, ये सबसे इजी डेफिनेशन है। बायोस्फीयर मतलब सारे इकोसिस्टम को एक साथ स्टडी करना। अर्थ में जितने भी टाइप का इकोसिस्टम है, कोल्ड इकोसिस्टम, वार्म इकोसिस्टम, टेम्परेट इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम्स मिला के बायोस्फीयर बनते हैं। अब यहाँ पे जो नया वर्ड आपको पढ़ने मिल रहा है वो है इथोलॉजी। इथोलॉजी का लेना देना सेम इकोलॉजी के जैसा है। यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? द टर्म डिनोट्स the study of behavior of animals in relation to their environment। एनवायरमेंट में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स कैसे बिहेव करेंगे, उस स्टडी को हम बोलते हैं इथोलॉजी। यहाँ पे प्लांट्स का स्टडी नहीं किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ एनिमल बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। और बायोनॉमिक्स में हम एनिमल स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरमेंट, सेम इथोलॉजी के जैसा है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ प्लांट भी आते हैं क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिज्म बोला है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट या एनिमल कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया एनिमल्स। तो इथोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स की स्टडी होती है कि उनका नेचर से क्या लेना देना है। और बायोनॉमिक्स में एनिमल, प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है नेचर में, उसकी स्टडी की जाती है। तो ये बॉक्स अच्छे से समझ लेना। इसको वापस से, इतनी वीडियो को वापस रिपीट करके देखो। मैं 2 बार नहीं बता सकती क्योंकि टाइम कम है।
अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हैबिटेट एंड नीश। हैबिटेट मतलब क्या होता है, आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है, इसका डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ प्लेस। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पर रहता है तो उसके रहने की जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं। जैसे आप अपने घर पे रहते हो तो आपका घर आपका हैबिटेट है। स्नेक जो है वो ज्यादातर होल्स के अंदर रहते हैं, तो वो जो अंडरग्राउंड होल्स होते हैं वो स्नेक का हैबिटेट होता है। बंदर तो जो हैं वो ज्यादातर ट्रीज में रहते हैं, तो बंदर का हैबिटेट क्या होगा? ट्रीज होगा। तो हैबिटेट मतलब कि रहने की जगह। इट इज अ प्लेस और एनवायरमेंट कंडीशन अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू विच इट मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पेर। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है नीश। इसको आप नीशे भी बोल सकते हो या नीश भी बोल सकते हो। नीश का मतलब क्या होता है कि जिस हैबिटेट में आप रह रहे हो उस हैबिटेट में आपका क्या रोल है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, समझो बड़े बच्चे का काम है झाड़ू मारना, फिर सेकंड नंबर चाइल्ड का काम होता है कपड़े फोल्ड करना, और आपका काम है बर्तन धोना। ऐसे इमेजिन करो। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई रोल डिसाइडेड होता है हैबिटेट में, तो इस रोल को हम बोलते हैं नीश। इस रोल को हम क्या बोलते हैं? नीश। जैसे समझो अपने एनवायरनमेंट में रैबिट का काम क्या होता है? ग्रास खाना, मतलब रैबिट वेजिटेरियंस होते हैं ज्यादातर, तो वो कैरेट खाते हैं या ग्रास खाते हैं। तो रैबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। फिर रैबिट को कौन खाता है? कैट या टाइगर, ये रैबिट को खाते हैं, या डियर वगैरह। तो हमारे टाइगर वगैरह जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, यानी एक टाइप का फूड वेब तैयार हो रहा है। तो रैबिट घास को खा रहा है और रैबिट को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है और उस दूसरे एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ रोल होता है एनवायरनमेंट में। जैसे प्लांट का रोल होता है ऑक्सीजन देना, एनिमल्स का रोल होता है फूड चेन तैयार करना, सन का रोल होता है सनलाइट देना। ऐसे हर एक कंपोनेंट का कोई ना कोई रोल है, और उस रोल को हम बोलते हैं नीश। नीश इज यूज्ड टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हमारा जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसका उस एनवायरनमेंट में क्या रोल है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं नीश। हैबिटेट को कैसे डिफाइन किया गया है? जिस स्पेस में, जिस फिजिकल स्पेस में आप रहते हो उस स्पेस को हैबिटेट बोलते हैं। अब आगे देखो, ये डिस्टिंग्विश दिया है, इसको अच्छे से लर्न कर लो। अगर ये लर्न कर लिया तो आपको हैबिटेट और नीश का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट नोट आया तो इसी के पॉइंट्स आप लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो हैबिटेट और नीश का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है। जब भी आपको मौका मिले डिफरेंशिएट के फॉर्म में आपको टॉपिक्स लर्न करने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है? अ हैबिटेट इज एन एरिया वेयर अ स्पीशीज लिव्स एंड इंटरैक्ट विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रोस्पेयर। प्रोस्पेयर करना मतलब डेवलप होना, रिप्रोड्यूस करना। प्रोस्पेयर का मतलब डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो हैबिटेट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और खुद का डेवलपमेंट करते हैं। और नीश का मतलब क्या होता है? अ नीश इज अ कॉन्सेप्ट। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, मतलब ये एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। नीश को एग्जैक्ट वर्ड में समझाना इम्पॉसिबल है, अभी तक साइंटिस्ट भी ये नहीं कर पाए हैं। तो नीश एक तरीके का मेंटालिटी है, एक कॉन्सेप्ट है। अ नीश इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और सर्वाइव्स इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए आप क्या रोल प्ले कर रहे हो। जैसे कि समझो अगर शेर जंगल में रहता है तो अगर उसको जंगल में सरवाइव करना है तो उसको भालू से लड़के खुद को जिताना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का नेचर में कोई ना कोई रोल होता है। तो नीश मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके और डेवलप हो सके। आगे देखो क्या बताया गया है। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीश। एक ही हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। जैसे आपके एरिया में आपका घर है, आपके नेबर का घर है, आपका घर आपका हैबिटेट है, आपके दोस्त का घर उसका हैबिटेट है। तो एक ही हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रोल होगा। जैसे एक बिल्डिंग में एक सेक्रेटरी होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक पॉलिटिशियन रह रहे हैं। तो हर एक इंसान का कोई ना कोई रोल है, पर वो रहे एक ही बिल्डिंग में रहे। तो हर हैबिटेट में अलग अलग नीश प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन नीश डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स। मतलब क्या बोला गया है? मेरा जो रोल है वो मेरा रोल है। जैसे मेरा काम है घर पे, समझो मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो वो मेरा ही काम है। मैं अपने भाई को बोलूंगी, अपनी मम्मी को बोलूंगी, अपने पापा को बोलूंगी, तो वो आपको मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। जो मेरा काम है वो मेरा काम है। तो नीश मतलब जिस इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका ही रहेगा,
उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है, हैबिटेट पे कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स। हैबिटेट के लिए कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स। यानी कि अगर टेम्परेचर बदलेगा, बारिश हो रही है, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, लाइट की अवेलेबिलिटी, इन सब के वजह से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे असर पड़ता है। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हॉट हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एकदम से कोल्ड हो गया तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो अबायोटिक फैक्टर्स का बहुत फर्क पड़ता है। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू इकोसिस्टम। तो नीश में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस आपके प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं। ग्रास को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, यानी ये खाना बना रहे हैं। अब इसको कौन खाएगा, इसको खाएंगे रैबिट। तो रैबिट या जो भी है, जो भी एनिमल, मैं एक रैबिट का एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये हो गए अपने प्राइमरी कंज्यूमर, ये अपने क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। अब रैबिट को जो एनिमल्स खाएंगे उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। ओके, रैबिट को हर्बीवोर बोल सकते हो आप। तो ये हो गए अपने सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, इधर पे एक तरीके का फूड वेब तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, फूड वेब या फूड चेन तैयार हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, ऑल राइट। अब हैबिटेट में क्या बताया गया है, हैबिटेट सपोर्ट्स न्यूमरस स्पीशीज एट अ टाइम। एक जगह पे एक ही टाइम पे अलग अलग स्पीशीज रह सकते हैं। जैसे एक ही गांव है, उस गांव में आप खेती भी कर रहे हो, आप रहते भी हो, वहां पे कोई फैक्ट्री भी है, स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, गौशाला भी है, मतलब काउस भी रहते हैं। तो एक ही जगह पे अलग अलग स्पीशीज रह सकती हैं। सो हैबिटेट में ये पॉसिबल है। लेकिन नीश का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मेरा जो रोल है वो मेरा ही रहेगा। सो नीश सपोर्ट्स अ सिंगल स्पीशीज एट अ टाइम। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो उसका ही रोल रहेगा। तो नीश मतलब क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं करूंगी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो करोगे। आपका काम मैं नहीं कर सकती, मेरा काम आप नहीं कर सकते। तो नीश में एक टाइम पे एक ही पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बताया गया है, हैबिटेट इज अ फिजिकल प्लेस। हैबिटेट रहने की जगह होती है। नीश इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म। नीश कोई रहने की जगह नहीं है, नीश एक प्रोसेस है। मतलब समझो अगर आप फाइट कर रहे हो, जैसे बैल और इंसान की लड़ाई हो रही है, तो इंसान खुद को बचाने के लिए क्या क्या स्टंट दिखाएगा, उस प्रोसेस को, उन स्टंट्स को हम बोलते हैं नीश। आप एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप जो प्रोसेस करोगे उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं नीश। नीश इज नॉट अ प्लेस, इट इज एन एक्टिविटी। अ लास्ट पॉइंट, हैबिटेट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। किसी भी हैबिटेट में कोई भी स्पीशीज सर्वाइव कर सकता है, बस डिपेंड करता है कि उस स्पीशीज को अपना ऑप्टिमम कंडीशन मिलना चाहिए। एंड नीश इज स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, हर एक ऑर्गेनिज्म का रोल फिक्स्ड है। जैसे स्कूल में टीचर का काम होता है पढ़ाना, बच्चों का काम होता है पढ़ना, प्रिंसिपल का काम होता है सब टीचर्स को मैनेज करना। तो हर एक स्पीशीज का रोल फिक्स्ड है, इसीलिए बोला गया है नीश इज स्पीशीज स्पेसिफिक। किसी का भी रोल किसी को नहीं दे सकते। अब आप बोलोगे कि रैबिट को जंगल का किंग बना दो, ऐसा तो नहीं है, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो इसी तरीके से हर एक स्पीशीज का रोल फिक्स है, इसीलिए बोला जाता है नीश इज स्पीशीज स्पेसिफिक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखिए हमको आगे सेम चीज वापस रिपीट की गई है, इसको आप रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, और नीश मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नीश। आगे आपको यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं नीश के, ये समझना इंपॉर्टेंट है। नीश के 3 टाइप्स कौन से हैं। सबसे पहला है स्पाशियल। स्पाशियल मतलब स्पेस, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया। सो इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस और ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। एक एरिया में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वहां पे उसका क्या रोल है, उसको हम बोलते हैं स्पाशियल नीश। जैसे आप अपने घर पे रहते हो तो आपका अपने घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको हम बोलेंगे कि यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पाशियल नीश। फिर आता है ट्रॉफिक नीश। ट्रॉफिक नीश यानी कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। यानी कि आपका सोसाइटी में क्या रोल है, आपका अपने घर पे क्या रोल है, उसको हम बोलेंगे स्पाशियल नीश। और आपका सोसाइटी में क्या रोल है, समझो आप अपने घर के छोटे बेटे हो लेकिन आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो दोनों जगह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशनल लेवल। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशनल लेवल, सॉरी, हाँ,
यानी कि आप फूड चेन में कौन से लेवल पे आते हो, आप प्रोड्यूसर हो, जैसे आप ट्रीज की कैटेगरी में आते हो, कोई ऑर्गेनिज्म ट्रीज है या वो प्राइमरी कंज्यूमर है या वो सेकेंडरी कंज्यूमर है या वो टर्शरी कंज्यूमर है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में आता है न्यूट्रिशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं ट्रॉफिकल नीश। स्पाशियल नीश मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जगह पे उसका क्या रोल है, और ट्रॉफिक नीश यानी कि उसका एनवायरमेंट में क्या रोल प्ले होता है। और मल्टी डायमेंशनल नीश ये तो खुद साइंटिस्ट भी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे हमको बोला गया है, लिटरली ह्यूमंस का यहाँ पे मजाक बनाया गया है। इट इज समथिंग दैट कैन, इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन माइंड। यानी मल्टी डायमेंशनल नीश ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन माइंड के समझ के बाहर है, मतलब हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल नीश या हाइपर वॉल्यूम नीश का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे क्या रोल हो सकता है। हमने पीछे डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या देखा कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही रोल रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम नीश। ये क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, इसीलिए इसके पीछे सर मत खुजाना, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर के दो याद कर लेना और नीचे का एक टाइटल याद रख लेना। आगे देखो क्या बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज्ड नीश। नीश मतलब क्या बोला हमने, किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नेचर में क्या रोल है। तो फॉर एवरी स्पीशीज देयर इज अ फंडामेंटल नीश एंड अ रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश मतलब क्या होता है, आइडियल यानी कि इमेजिनरी। इट इज द नीश इन द एब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आप आईआईटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो और सिर्फ आप अकेले स्टूडेंट हो, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, आप अकेले स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो, आप पास हो गए और आपने टॉप किया, आपके साथ कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहा है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है कि कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, जबकि रियलिटी में हजारों लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। और ऐसा ही ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होता है। जंगल में खाना एक ही है लेकिन उसको खाने वाले 4 लोग हैं, तो अब इनके बीच में फाइट होगी, जो सबसे फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट रहेगा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड नीश, यानी प्रैक्टिकल जो कंडीशन है। ये आइडियल सोच है कि कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, सबके लिए सीट अवेलेबल है। मतलब ऐसा तो सोचना गलत है, अगर आईआईटी में 120 सीट है और 120 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सबको एडमिशन मिल जाएगा, कंपटीशन ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। रियलिटी क्या है कि असलियत में 4 लाख से 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो कंपटीशन बहुत होता है। इसको बोलते हैं रियलाइज्ड नीश, जहां कंपटीशन होता है। और जो आइडियल कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन है कि काश ज्यादा लोग नहीं होते, पॉपुलेशन नहीं होता तो कंपटीशन नहीं बढ़ता, तो उसको फंडामेंटल बोलते हैं, मतलब इमेजिनरी कंडीशन। अब आगे देखो क्या बताया गया है, मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, यानी कि अलग अलग हैबिटेट में कैसे कैसे इंपैक्ट हो सकता है। मतलब ऑर्गेनिज्म को अपने हिसाब से अगर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो कैसे एडजस्ट करेगा। तो कौन से अबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पर हमको बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हमको क्या बताया गया है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। पोलार रीजन्स में आपको -डिग्रीज में टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और समुंदर में ऊपर आपको एकदम हॉट टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन समुंदर के एकदम नीचे 400-500 मीटर नीचे जाओगे तो एकदम कोल्ड कंडीशन देखने को मिलेगा, या और नीचे गए तो हॉट कंडीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि लावा के नजदीक है समुंदर। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन होते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कैपेसिटी और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे अभी हम ह्यूमंस, हम 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लोग मरने लगते हैं। 60 डिग्री तक अगर टेम्परेचर पहुंच गया, दिल्ली वगैरह में बहुत गर्मी के वजह से लोग मर जाते हैं। सो हम ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन कितने सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो गरम गरम लावा के पास भी ग्रो हो सकते हैं, जो 200 डिग्री सेल्सियस में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हैबिटेट का अगर टेम्परेचर बदलेगा तो जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा खुद को एडजस्ट कर पाएगा वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। मतलब गरम गरम टेम्परेचर में या एकदम ठंडे टेम्परेचर में भी जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए तो वो ऑर्गेनिज्म आगे तक सरवाइव करते हैं, जिन्होंने अडेप्टेशन दिखा दिया। और जो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशन नहीं दिखा पाते हैं, खुद को नहीं बदल पाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे ना बार बार एक वर्ड यूज हुआ है, एम्बिएंट। एम्बिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है,
बेसिकली एम्बियंट वर्ड का मतलब होता है परफेक्ट। अगर आप इंग्लिश में देखो तो एम्बियंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, परफेक्ट, ओके, या आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एम्बियंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में इस चैप्टर में एम्बियंट का वर्ड मतलब क्या बताया गया है, करंट, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन। अभी की कंडीशन क्या है, जैसे अभी अगर हम देखें अपने करंट सिचुएशन में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एम्बियंट कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग कोरोना केसेस। कुछ महीने पहले तक थोड़े कम हो गए थे, तो उस टाइम पे कंडीशन थी कि डिक्रीज इन दी कोरोना केसेस। तो एम्बियंट कंडीशन यानी कि करंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कैसी है, और उसका ऑर्गेनिजम्स पे क्या असर पड़ रहा है। आप भी देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आए दिन हर रोज मौसम बदलता है, रात में ठंडी, दिन में गर्मी, मुंबई में तो बहुत बुरा हाल है। तो इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं एम्बियंट कंडीशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरमेंटल चेंजिंग कंडीशंस के साथ खुद को बदल लेता है, अडेप्ट कर लेता है, तो वो सरवाइव करता है। ये था टेम्परेचर वाला पॉइंट। इतना आपको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर। जैसे कि हम जानते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को डेवलप होने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग वाटर बॉडीज में ग्रो होते हैं, जैसे कि ओशंस, यानी कि बड़ा सा समंदर से भी बड़ा जो होता है ओशन, ओके, क्योंकि सी को समुद्र बोलते हैं। तो ओशन, लेक्स, महासागर, ओशन को आप शायद महासागर बोल सकते हो। सो ओशन, लेक, रिवर हैव देयर ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हर एक वाटर बॉडी का अलग अलग वाटर पीएच होता है। देखो, ऑर्गेनिजम्स को पानी के अंदर ग्रो होने के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म का पीएच अलग अलग होता है। मतलब उनके वाटर का पीएच कंडीशन अलग होना चाहिए, और उनका टेम्परेचर, वाटर के अंदर का टेम्परेचर, वाटर के अंदर का केमिकल कंपोनेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर में, जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पार्ट्स पर 1000 यानी कि PPT, क्या बोला गया है हमको इधर पे, पार्ट्स पर 1000 यानी कि PPT के अमाउंट में जो सॉल्ट डिसॉल्व्ड होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। तो समुद्र में यानी सी में आपको सबसे ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकती, बट कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है, यानी 30 to 35 PPT सॉल्ट। वही अगर आप फ्रेश वाटर बॉडी यानी रिवर में या लेक में देखोगे तो उसका पानी खारा नहीं होता है, मीठा पानी होता है, यानी कम सॉल्ट होता है। तो अलग अलग फिशेस, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग वाटर बॉडी में ग्रो होते हैं। डिपेंड करता है कौन से वाटर बॉडी का कंडीशन कैसा है, उसका पीएच, उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। ओशन वगैरह में अगर हम देखेंगे तो 30 to 35 PPT का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। और वही अगर हम लगून्स में देखेंगे, लगून मतलब क्या होता है, बड़े बड़े महासागर के बीच में जो एक छोटा सा वाटर बॉडी ऐसे अलग से आइसोलेटेड अवेलेबल होता है, उसको लगून बोलते हैं। आप गूगल करके देखेंगे पिक्चर तो आपको लगून का पिक्चर अच्छे से दिखाई देगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उसके वजह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ सपोर्ट की जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, देखो हम ना अभी आगे के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ये शायद टेम्परेचर वाले पार्ट में भी था, मैं आपको बताना भूल गई, पीछे जाके मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो टेम्परेचर वाले पार्ट में भी ये वर्ड था। कौन सा वर्ड पढ़ने वाले हम यहाँ पे बार बार, एक यूरी करके एक वर्ड आएगा और एक वर्ड आएगा स्टीनो करके। यूरी मतलब होता है वाइड रेंज, यानी कि ज्यादा कैटेगरी, ज्यादा बड़ा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। और स्टीनो मतलब होता है स्मॉल रेंज या नैरो रेंज, यानी कम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूरी मतलब ज्यादा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्टीनो यानी कम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरी थर्मल। यूरी मतलब ज्यादा रेंज में, ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। तो यूरी थर्मल के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कैट, डॉग, टाइगर, ये सारे के सारे यूरी थर्मल एनिमल्स है। ये ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। और स्टीनो थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल यानी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे कौन से ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, जैसे पेंगुइन्स। आपको पता ही होगा मुंबई में भाईकला में जो जू है वहां पर पोलार रीजन से कुछ पेंगुइन्स लाए गए थे और उनको बर्फीले कैबिनेट में रखा था, लेकिन नेचुरल
आइस, नेचुरल कोल्ड कंडीशन ना होने की वजह से ऐसे रूमर है कि एक पेंगुइन की शायद डेथ भी हो गई, क्योंकि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग करके लाया गया। इनको, ये जो पेंगुइन्स हैं और क्रोकोडाइल्स हैं, इनको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, स्पेशली पेंगुइन। तो ये सिर्फ अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, इनका टेम्परेचर अगर बदलेगा तो इनकी डेथ हो जाती है। तो जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं उनको यूरीथर्मल बोलते हैं, जो कम रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं उनको स्टीनोथर्मल बोलते हैं। सेम ऐसा ही वाटर के साथ भी है। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो हो सकते हैं, मतलब एकदम समुद्र में भी जो ग्रो हो सकते हैं, उनको बोलेंगे यूरी हलाइन। हलाइन मतलब होता है सॉल्ट। हैलोजन पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में, हैलोजन का मतलब सॉल्ट होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, व्हाटएवर। सो यूरी हलाइन यानी कि ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बुल शार्क करके जो फिश है, स्टिंगरे जिसके सर पे ऐसे सींग निकला हुआ होता है, ये जो फिशेज हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो सी ग्रास करके प्लांट है, ये सारे के सारे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो हो सकते हैं। और स्टीनोहलाइन मतलब क्या होता है, जिनको कम नमक चाहिए ग्रो होने के लिए, जो लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो होते हैं। और ऐसे एनिमल्स का नाम है, ऐसे फिशेस का नाम है गोल्ड फिश। ये ज्यादा सॉल्ट वाटर में ग्रो नहीं हो सकती, इनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए। अब आगे सेम इसी तरीके से नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट हमको क्या बताया गया है, लाइट बताया गया है। देखो आप पहले से जानते हो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट का कितना इंपॉर्टेंस है। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे आपका प्लांट फूड बनाता है और उससे उसको एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता है, या अगर आप टिश्यू कल्चर के लैब में काम कर रहे हो तो आर्टिफिशियल लाइट से भी फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल क्या बताया गया है कि बहुत सारे प्लांट्स जो जंगल वगैरह में ग्रो होते हैं, समझो ऐसा इमेजिन करो कि ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जंगल है, और इनके नीचे छोटे छोटे श्रब्स है, इनके नीचे छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स है, छोटे छोटे श्रब्स है। तो ये बड़े बड़े प्लांट क्या करते हैं, सन से जो लाइट आती है वो सनलाइट ये बड़े बड़े प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है या बहुत कम पहुंचती है। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इन छोटे प्लांट्स ने अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है कि ये कम सनलाइट में भी आराम से ग्रो हो पाएंगे। लेकिन ये सब अडेप्ट नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन सारे प्लांट्स अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, यानी कम सोर्स में भी खुद को डेवलप कर लेना। लेकिन लाइट तो चाहिए, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले। ज्यादा लाइट मिलेगी तो ज्यादा फूड प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्लांट्स ग्रीन होंगे, और कम लाइट मिलेगी तो कम ग्रोथ होगी प्लांट्स की, कम फूड प्रोडक्शन होगा। नेचर में हर एक प्लांट का अलग अलग रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बताया गया है। कुछ प्लांट्स का कैपेसिटी कैसा होता है, उनको ज्यादा टाइम तक लाइट चाहिए तो ही वो फ्लावरिंग दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स कम टाइम में भी, मतलब अगर उनको 1 घंटे के लिए भी सनलाइट मिल गई तो भी उनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे हमको यहाँ पे शायद लाइट की कंडीशन से यूरी और स्टीनो वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए। जहां पर बड़े बड़े प्लांट्स छोटे छोटे प्लांट को ओवर शेडो कर देते हैं। ओवर शेडो करना यानी कि छोटे प्लांट्स को ढक देना, तो भी ये छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर कठिनाई से लड़के अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और ये हार नहीं मानते और ये ग्रोथ दिखाते रहते हैं। कुछ प्लांट्स को ज्यादा लाइट चाहिए ग्रो होने के लिए, कुछ प्लांट्स को कम चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो ये डिपेंड करता है हर एक प्लांट के कंडीशन के ऊपर। अब आगे आप 2 वर्ड्स पढ़ने वाले हो, एक वर्ड है डायर्नल और एक वर्ड है सीजनल। डायर्नल वर्ड का मतलब क्या होता है, डेली चेंजेस या डेली कंडीशन, और सीजनल यानी कि हर 3-3, 4-4 महीने में जो क्लाइमेट बदलता है, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, वेदर में जो चेंजेस आते हैं या क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, वेदर मतलब डेली कंडीशन और क्लाइमेट मतलब मंथली, 3-4 महीने तक जो सेम एनवायरनमेंट बना रहता है। तो सीजनल कंडीशन मतलब क्या होता है, क्लाइमेटिक, यानी 3-4 महीने में बदलने वाला वातावरण। और डायर्नल मतलब क्या होता है, डेली वेदर। आज ठंडी है, कल अचानक से बारिश होने लगी तो कल का मॉनसून वेदर हो जाएगा, फिर अचानक से गर्मी हो गई, फिर अचानक से वापस बर्फ गिरने लगी, तो इसको हम डायर्नल कंडीशन बोलते हैं। तो हर एक प्लांट का अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है डायर्नल और सीजनल कंडीशन पे। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं सॉइल का क्या रोल प्ले होता है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि सॉइल का क्या रोल प्ले होता है हमारे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट में। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सॉइल की नेचर और सॉइल की प्रॉपर्टी जो है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जब वेदरिंग प्रोसेस होगा, वेदरिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, पत्थर में से सॉइल बनना। जब पत्थर टूटते हैं, पत्थर के बीच में से पेड़ निकलते हैं, तो पत्थर में से जो सॉइल बनती है, तो सॉइल फॉर्मेशन टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है।
अलग अलग सॉइल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वो सॉइल के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, उस सॉइल का साइज क्या है, वो सॉइल कैसे टाइप की है, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। पर्कोलेशन मतलब क्या होता है, पोर साइज, यानी वो सॉइल मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। क्योंकि देखो कोई कोई सॉइल क्ले टाइप की होती है, वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, और कोई कोई सॉइल रेत के जैसे होती है, उसमें ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हम क्ले वाली सॉइल यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर ज्यादा समय तक वाटर एब्जॉर्ब रहेगा, तो उसमें प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट को ज्यादा समय तक वाटर का सोर्सेज अवेलेबल रहेगा। तो सॉइल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस हिसाब से ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ग्रे सॉइल, ऐसे बहुत सारे टाइप की सॉइल्स हैं जिनको अलग अलग टाइप के कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। इनके साथ साथ मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसका पीएच, उसका मिनरल कॉम्पोजिशन, वो कहाँ पर है, कौन से टाइप की सॉइल है, टोपोग्राफी मतलब कि कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में है, पहाड़ी सॉइल की बात कर रहे हो, किसी फ्लैट लैंड की बात कर रहे हो, समुद्र के बाजू के रीजन की बात कर रहे हो, कौन से सॉइल की बात कर रहे हो, वो भी मैटर करता है, और उससे पता चलता है कि कहाँ पर कैसे टाइप का वेजिटेशन होगा। तो ये यहाँ तक आपका सॉइल का पार्ट खत्म हो जाता है। अब आगे देखो क्या बताया गया है, कुछ कुछ ऐसे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को बदल देते हैं। ओके, और ये जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था, डायर्नल और सीजनल। डायर्नल मतलब क्या होता है, डेली कंडीशन, डेली बदलता एनवायरनमेंट, और सीजनल मतलब क्या होता है, क्लाइमेटिक, जैसे 3-3 महीने में बदलने वाला वातावरण। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को डायर्नल चेंजेस अडेप्ट करके अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे वो सरवाइव कर सके। देखो एक सीधी सी बात है, तुम समय के हिसाब से नहीं बदलोगे तो तुम नहीं टिक पाओगे। इट इज वेरी सिंपल रूल। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स दैट ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज होमियोस्टेसिस, डिस्पाइट वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब क्या बोला गया है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट तो बदल रहा है लेकिन वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे। जैसे बाहर ठंडी हो गई है तो बॉडी भी ठंडी हो जाएगी ऐसा नहीं है, या बॉडी एकदम से गर्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉडी जितनी ज्यादा कांस्टेंट रहेगी उतना कम बीमार होंगे। अगर बॉडी का टेम्परेचर झटपट बदलेगा तो हम ज्यादा बीमार होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमको क्या बोला जा रहा है बच्चों कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे टाइप के होते हैं जो बदलते क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ यानी डायर्नल वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन में अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं या जो टाइम के हिसाब से जगह बदल देते हैं, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हमको अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई गई है। चलो उन पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है अबायोटिक फैक्टर के वजह से जो होता है, दैट इज रेगुलेट। रेगुलेट या रेगुलेटर्स मतलब क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाहर बदल रहा है एनवायरनमेंट फिर भी अपना अंदर का एनवायरनमेंट उन्होंने कांस्टेंट रखा है। मतलब खुद के बॉडी का पीएच और टेम्परेचर ज्यादा नहीं बदलने देते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। दे ट्राई टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यानी पीएच एंड वाटर बैलेंस, ताकि ज्यादा उनकी बॉडी में फर्क ना पड़े। तुरंत अगर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बदलोगे तो बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी। ओके, एंड ये कैपेसिटी किसमें ऑब्जर्व की जाती है, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी हम में ये कैपेसिटी है कि बाहर का मौसम अगर बदल भी रहा है तो भी हमारी बॉडी खुद को कांस्टेंट रखने की पूरी कोशिश करती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, रेगुलेटर्स। आपको एग्जाम्पल आ सकता है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटर्स, तो बर्ड्स और मैमल्स एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉन्फर्मर्स। क्या होते हैं, कॉन्फर्मर्स। कॉन्फर्मर ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो प्लांट एनिमल होते हैं जो अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख सकते। बाहर का जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा वैसे इनके अंदर का भी एनवायरनमेंट बदल जाएगा। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट यानी कि करंट टेम्परेचर। जैसे अगर आज ठंडी है तो इनकी बॉडी में भी चेंजेस हो जाएंगे, कल गर्मी हो रही है तो इनकी बॉडी में वापस इंटरनल चेंजेस हो जाएंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रख सकते, खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख सकते, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कॉन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को हम, कॉन्फर्मर्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन की कैपेसिटी स्टार्ट की है। वो हम बोलते हैं ना कि समय के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स भी अपने अंदर बदलाव लाते हैं। तो कॉन्फर्मर्स की कैटेगरी में से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हमको मिले हैं जो अब अपने अंदर थोड़ा थोड़ा
कॉन्स्टेंसी करते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर के एनवायरनमेंट को थोड़ा स्टेबल रख पाते हैं, ठीक है, बार बार नहीं बदलते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रख पाते हैं वो रेगुलेटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो समझो अगर एक जगह पे ठंडी हो गई है तो वो कुछ समय के लिए अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, मतलब माइग्रेशन दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा, उनका खुद का टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बस जगह बदल जाएगी रहने की। तो ये भी एक टाइप का कॉन्फर्मेशन है। तो इस टाइप के कैटेगरी को हम बोलते हैं माइग्रेटर या माइग्रेशन। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर उनके रहने वाली जगह पे अगर कंडीशन स्ट्रेसफुल हो गई है या एनवायरनमेंट बदल गया, देखो कुछ बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ बर्ड्स ठंडी में नहीं रह सकते तो वो गर्म जगह पे चले जाते हैं जब विंटर सीजन चालू होता है। तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग एनिमल्स हैं जो मौसम के साथ साथ अपने आप को कांस्टेंट रखने के लिए, जैसे अगर मौसम बदल रहा है लेकिन उनका इंटरनल टेम्परेचर उनको कांस्टेंट रखना है तो वो अपनी जगह बदल लेंगे, वो किसी दूसरे रीजन में रहने के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइग्रेटर्स। क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइग्रेटर्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है सस्पेंड का। सस्पेंड मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको अपना एनवायरनमेंट भी चेंज नहीं करना है, मतलब एनवायरनमेंट बदल गया है पर इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज नहीं करना है, पर उनको अपने रहने की जगह भी चेंज नहीं करनी है। तो वो क्या करते हैं, जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे सीड्स, फार्मर्स जो होते हैं ये सीड्स खेती करने के बहुत पहले ही खरीद के ले लेते हैं। जैसे समझो 1 साल पहले से आपने बीज खरीद के रख ली, लेकिन अब इन बीज को तुरंत नहीं उगाना है, आपको 1 साल के बाद ये बीज यूज करनी है, ये सीड यूज करनी है। तो अब अगर उस दरमियान इस सीड में से अगर प्लांटलेट्स ग्रो होने लग जाएंगे तो फिर ये सीड यूजलेस हो जाएगी। आपको ये सीड डोरमेंट कंडीशन में रखने हैं, मतलब इसमें से आपको अभी प्लांट नहीं ग्रो करना है, आपको 1 साल के बाद ये सीड यूज करनी है। तो वैसे टाइम पे इन सीड्स के ऊपर एक केमिकल छिड़का जाता है, पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जैसे एब्सिसिक एसिड या इथिलीन वगैरह, जिनको स्ट्रेस हार्मोन हम बोलते हैं। उन हार्मोन्स के वजह से क्या होगा, इन सीड के बाहर कुछ ऐसी केमिकल लेयर फॉर्म होती है जिसके वजह से ये डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट यानी बंजर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और इनके ऊपर से ना तो प्लांटलेट निकलता है, मतलब ना रूट ना शूट, कुछ नहीं निकलता है। और ये जब आपको यूज करना होगा तब आप एंटी डोरमेंट हार्मोन इसके अंदर डालोगे, डोरमेंसी ब्रेक होगी और फिर प्लांट ग्रो होगा। तो ऐसे आपको प्लांट के अंदर डोरमेंसी देखने को मिलती है। तो ऐसे में इनको जगह भी नहीं बदलनी पड़ी, ये अपनी जगह पे ग्रो होंगे लेकिन सही समय आने पर। और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स का भी एग्जांपल है, फ्रॉग्स हो गए, स्नेल हो गए, स्नेक हो गए। स्नेल्स यानी वो जो छोटा सा स्नेल होता है ना, जिस पूरा गीला गीला सरफेस रहता है, ऐसा कुछ, ऐसा 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 कुछ रहता है, और ऐसा उसको एंटीना रहता है। तो ये स्नेल वगैरह जो हैं, ये स्नेल वगैरह क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ये तो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ये चिपचिपी गीली जगह में छुप जाते हैं, प्लांट्स के नीचे छुप जाते हैं। और जो बड़े बड़े पोलार बेयर्स वगैरह जो है, जो बर्फीले पहाड़ों पे जो भालू रहते हैं, वो गुफाओं के अंदर छुप जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। ओके, मतलब उनको बहुत अगर ठंडी से बचना है, उनको बहुत ज्यादा ठंडी से बचना है तो वो गुफा में छुप जाएंगे ताकि वो जम के ना मरे। ओके, और ऐसे ही आपके जो फ्रॉग्स वगैरह है, गर्मी के सीजन में वो भी कुएं में या जमीन के अंदर गड्ढा बना के छुप जाते हैं, वो बारिश में बाहर आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन का एग्जांपल है पोलार बेयर एंड फ्रॉग। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा? फ्रॉग, यानी 4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाना। और एस्टिवेशन का एग्जांपल है स्नेक एंड फिशेस, स्नेल्स एंड फिशेस। बहुत सारी स्नेल्स और फिशेस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर एकदम बेस में छुप जाते हैं, एकदम जमीन से चिपक जाते हैं, सरफेस पे नहीं आते हैं क्योंकि हीट बढ़ जाती है। तो ऐसे अलग अलग हमको कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर एनवायरनमेंट बदल रहा है और ऑर्गेनिज्म को अगर अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना है, जो ऑर्गेनिज्म अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखेगा उसको रेगुलेटर बोलेंगे, जो कांस्टेंट नहीं रख पाता है उसको कॉन्फर्मर बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म थोड़े टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाता है उसको माइग्रेट्स बोलते हैं, माइग्रेटर। और जो ऑर्गेनिज्म अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब उसको अपनी जगह भी नहीं बदलनी है और अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी नहीं बदलना है पर सर्वाइव करना है, तो उन ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स कौन सा प्रोसेस दिखाते हैं? सस्पेंशन, यानी सस्पेंड हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पक्का समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो और टेक्स्ट बुक रीड करो, पक्का समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे।
ऑल राइट, तो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जब बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ, बदलते हुए फिजिकल फैक्टर्स के साथ ऑर्गेनिज्म अपने अंदर में चेंजेस लेकर आते हैं, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशन, यानी प्रकृति के साथ खुद के अंदर भी परिवर्तन लाना। ओके, एज पर द चेंजिंग नेचर ऑफ द environment you are changing yourself also, then that process is known as adaptation. अडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, कैम प्लांट्स का। कैम प्लांट्स का एक स्पेशल अडेप्टेशन क्या बताया गया है, ये प्लांट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स दिन के समय फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दिन के समय ये अपने स्टोमाटा को क्लोज करके रखते हैं, और ये प्लांट्स रात के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं मून लाइट के अंदर। ओके, लाइट इनको तभी भी मिलती है, लेकिन मून लाइट से ये काम चला लेते हैं, लाइट से लेना देना, और इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डेजर्ट में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं। अब आपको भी पता है कि डेजर्ट में ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और अगर दिन के समय ये अपना स्टोमाटा ओपन करके रखेंगे तो इनके अंदर का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इन प्लांट्स के अंदर जो बचा कुचा, जैसे कैक्टस और एलोवेरा प्लांट जो होते हैं, इनके अंदर जो बचा कुचा वाटर होगा, जो बचा कुचा मॉइस्चर होगा, वो ट्रांसपायर हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए और अपने वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखने के लिए ये प्लांट्स कैम पाथवे फॉलो करते हैं, और ये दिन के समय फोटोसिंथेसिस करने की बजाय रात के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं, ताकि जिससे इनका एक खाना भी बनता रहे और इनका वाटर भी प्रिजर्व्ड रहे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हमको बताए गए हैं। अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग मैमल्स जो कोल्डर रीजन में रहते हैं, मतलब एकदम बर्फीली जगहों पर रहते हैं, उनकी नाक, उनके ईयर, नाक स्नाउट मतलब नाक, फिर उनके कान, उनकी टेल और उनके हाथ पैर, लिम्स को मतलब हाथ पैर बोलते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे लंगूर वगैरह या जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनकी नाक कैसे एकदम चपटी रहती है, उनके हाथ वगैरह एकदम छोटे छोटे रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी ऑर्गन जितना छोटा रहेगा उतनी कम हीट बाहर रिलीज होगी, और ठंडी जगहों पर आपको अपनी हीट प्रोटेक्ट करके रखनी होती है। अगर हीट बॉडी से निकल जाएगी तो अकड़ के मर जाएंगे एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी में अलग अलग फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाते हैं, और ये रूल था एलन्स रूल। ओके, तो ऐसे ही हमको अलग अलग एग्जांपल्स दिया गया है। जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कुछ पोलार सी में जो देखने को मिलते हैं, जैसे सील मच्छी जो होती है, बड़ी सी मच्छी होती है, उनके बॉडी के बाहर बहुत मोटा फैट का लेयर होता है जो इंसुलेशन का काम करता है। यानी ये फिशेस कोल्ड रीजन में देखने को मिलती हैं, एकदम ठंडे पानी में भी ये फिश सर्वाइव कर पाती है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर जो फैट की लेयर है वो इंसुलेशन का काम करेगी, मतलब बॉडी की हीट को बॉडी के अंदर ही रहने देगी। तो ये था अडेप्टेशन का एग्जाम्पल। कुछ ऑर्गेनिजम्स अलग अलग चेंजेस दिखाते हैं। डेजर्ट लिजर्ड्स जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं अलग अलग अडेप्टेशन करके, मतलब या तो प्लांट के नीचे छुप जाएंगे या तो ट्रीज के अंडर छुप जाएंगे सन के लिए, सन से बचने के लिए। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग अडेप्टेशन दिखाते हैं। कुछ एनिमल्स खड्डा करके जमीन के अंदर छुप जाते हैं, जैसे चूहे वगैरह। सो हर एक ऑर्गेनिज्म का एडजस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको बताया गया है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन कैसे बनता है, जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स की मात्रा जब बढ़ते जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनामिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देखो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। पॉपुलेशन को हम दो पैरामीटर से काउंट करते हैं, पहले तो उसकी साइज और दूसरा उसका डेंसिटी। साइज मतलब क्या होता है कि इस एरिया में एग्जैक्टली कितने लोग रहते हैं, एग्जैक्ट नंबर, इसको हम बोलते हैं साइज। ओके, साइज स्पीक्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। एग्जैक्ट नंबर कितना है उसको हम बोलते हैं साइज। और डेंसिटी मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे समझो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है, 1 मीटर स्क्वायर का रीजन है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, और इस रीजन में 500 लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें से कुछ लोग नए आएंगे, कुछ लोगों की डेथ हो जाएगी, तो ये अप्रोक्सीमेशन होता है। तो डेंसिटी मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और साइज मतलब एग्जैक्ट नंबर। ओके, साइज हमको एग्जैक्ट साइज हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि समझो आपने एक एरिया का नंबरिंग काउंट किया और दूसरे दिन वहां से कोई और रेंट पे जो रहता था वो घर छोड़ के चला गया, तो अब नंबर बदल जाएगा। तो किसी भी एरिया का एग्जैक्ट साइज पता लगाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। साइज और डेंसिटी के अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो, जैसे कि नेटेलिटी।
नेटेलिटी यानी कि बर्थ, अगर समझो आपने आज किसी एरिया का सर्वे किया, वहां पे 100 लोग पाए गए, लेकिन दूसरे दिन वहां पे एक और बच्चा पैदा हो गया, तो उधर का नंबर बदल जाएगा। तो नेटेलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट मैटर करता है। फिर मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी यानी कि डेथ रेट, यानी अगर उधर से कोई मर गया तो नंबर कम हो जाएगा, तो इसके वजह से भी पॉपुलेशन काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, अगर कोई बाहर से माइग्रेट होकर आया है, सॉरी इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, बाहर से कोई आपके इलाके में रहने आता है तो आपके एरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। एमिग्रेशन, एमी मतलब एग्जिट हो जाना, मतलब आपके एरिया से कोई दूसरे एरिया में रहने चला गया तो आपके एरिया का पॉपुलेशन कम हो गया। इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, इनसाइड, आई फॉर इनसाइड, और एमिग्रेशन मतलब आपके एरिया से बाहर चला जाना, एमिग्रेशन, एग्जिट। ओके, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैटर करते हैं। एज पिरामिड मैटर करता है कि कौन से एज के ग्रुप की आप बात कर रहे हो, बच्चों की बात कर रहे हो, बूढ़ों की बात कर रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ, बायोटिक पोटेंशियल, फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब क्या होता है, बर्थ रेट, किसी भी एरिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेटेलिटी। नेटेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक है क्रूड बर्थ रेट और एक है स्पेसिफिक बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या होता है कि अगर इस एरिया में 1000 पीपल रहते हैं तो इस एरिया में 1000 पीपल के वजह से कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, मतलब एक बेसिक आइडिया, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। और स्पेसिफिक बर्थ रेट मतलब क्या होता है, कितने एज के कितना पॉपुलेशन है, मतलब 5 से 10 साल के कितने बच्चे हैं, फिर 10 साल से लेकर 20 साल के कितने बच्चे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक बर्थ रेट। ओके, तो ये अलग अलग टाइप बताया गया। आपको नेटेलिटी का डेफिनेशन याद रखना है। नेटेलिटी के दो टाइप्स बताए गए हैं, एक है एब्सोल्यूट नेटेलिटी, एक है रियलाइज्ड नेटेलिटी। देखो, क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट के पीछे एकदम पागल मत हो जाना, एकदम कंफ्यूजिंग है ये। सिर्फ इतना याद रखो, क्रूड बर्थ रेट मतलब 1000 पीपल का अगर पॉपुलेशन है, एक साल में उधर कितने लोग बढ़े या कितने लोग कम हुए, कितने लोग बढ़े उसको क्रूड बर्थ रेट बोलेंगे, और कितने लोग मरे उसको मॉर्टैलिटी में काउंट करेंगे, यानी डेथ रेट में काउंट करेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब क्या होती है, आइडियल कंडीशन में ग्रो होने वाले बच्चे। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रेग्नेंट फीमेल को अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितनी जगहों पर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके पास खाने को नहीं होता है, वो अपनी प्रेगनेंसी के 90 महीने तक काम करते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ काफी अनडेवलप्ड होती है, बच्चा कुपोषित पैदा होता है या वीक पैदा होता है। तो एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कोई कंपटीशन नहीं है, बच्चा हेल्दी ग्रो हो रहा है, तो ये एक आइडियल कंडीशन है। ओके, दिस इज एन आइडियल कंडीशन। और रियलाइज्ड नेटेलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ बर्ड्स व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले, मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल प्रेशर के बावजूद भी अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे रियलाइज्ड नेटेलिटी, यानी प्रैक्टिकल कंडीशन में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एब्सोल्यूट नेटेलिटी यानी आइडियल कंडीशन में बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब अगर किसी फैमिली में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग फाइनेंशियल मैटर होता है, अलग अलग फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है, तो अलग अलग मैटर्स करते हैं। ठीक है। मॉर्टैलिटी में क्या बताया गया है, मॉर्टैलिटी मतलब डेथ रेट होता है। मॉर्टैलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट, यानी कि किस एरिया में कितने लोगों की डेथ हुई है। ओके, मॉर्टैलिटी दो टाइप की बताई गई है, सेम, एब्सोल्यूट मॉर्टैलिटी एंड रियलाइज्ड मॉर्टैलिटी। एब्सोल्यूट मॉर्टैलिटी मतलब क्या होती है, कौन से एरिया में कितने लोग आइडियल कंडीशन से मर रहे हैं, मतलब समझो बिना बीमारी के, बिना स्ट्रेस के, बस सोते सोते मर गए, कोई बीमारी नहीं, तो ऐसी डेथ को हम आइडियल डेथ बोलते हैं। और ये इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसान, चलो एक दो इंसान ऐसा होता है, मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे फैमिली में एक बहुत ग्रेट सीनियर सिटीजन थे, उनकी डेथ ऐसी नींद में हो गई थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी, उनकी डेथ ऐसे ही मतलब सोते सोते हो गई, बट ही वॉज ओल्ड, वो काफी बूढ़े थे, 100 साल के ऊपर उनकी उम्र थी। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी डेथ एब्सोल्यूट मॉर्टैलिटी के कंडीशन में आती है, लेकिन ये ज्यादा केसेस नहीं देखे जाएंगे। ज्यादा केसेस किसके देखे जाते हैं, रियलाइज्ड मॉर्टैलिटी के। रियलाइज्ड मॉर्टैलिटी यानी द नंबर ऑफ डेथ्स व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले, यानी कि ज्यादा प्रेशर में आने के वजह से जब डेथ देखी जाती है, जैसे हार्ट अटैक के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, बीमारी के वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई मरता है तो उसको रियलाइज्ड मॉर्टैलिटी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीजें याद क्या रखनी है,
नेटेलिटी की कंडीशन में आपको याद ये रखना है कि एब्सोल्यूट नेटेलिटी यानी आइडियल कंडीशन में जो बर्थ होता है उसका पॉपुलेशन ज्यादा बताया गया है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंडिया का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का हमने एवरेज निकाला। मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो सेंसस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब उन्होंने सेंसर कैलकुलेट किया तो उनको यही पता चला कि जो बर्थ होते हैं ज्यादातर वो आइडियल कंडीशन में होते हैं। मतलब बहुत गिने चुने लोग हैं जिनका बर्थ नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन डेथ जो होती है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल कंडीशंस की वजह से होती है, यानी बीमारी, एक्सीडेंट, स्ट्रेस के वजह से। तो बर्थ का जो रेट है, एब्सोल्यूट नेटेलिटी इज मोर देन रियलाइज्ड नेटेलिटी, लेकिन डेथ में रियलाइज्ड नेटेलिटी इज मोर एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट नेटेलिटी मोर्टेलिटी। इसको प्लीज वापस से रिपीट करके देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, बर्थ जो है ज्यादातर बर्थ आइडियल कंडीशंस में होते हैं, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन डेथ रेट जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इंसान की डेथ जो होती है वो आइडियल कंडीशन में नहीं होती है। कोई भी इंसान शांति से नहीं मरता है, बीमारी, स्ट्रेस, एक्सीडेंट के वजह से ही ज्यादातर इंसान मरते हैं, और इसीलिए डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी जो है, उसमें रियलाइज्ड मोर्टेलिटी ज्यादा है और नेटेलिटी में एब्सोल्यूट नेटेलिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको सेक्स रेशियो के बारे में बताया गया है। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन नंबर ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि नंबर ऑफ वन जेंडर अपॉन नंबर ऑफ अनदर जेंडर। समझो मेल अपॉन फीमेल या फीमेल अपॉन मेल, सॉरी ये सेम लिख दिया मैंने, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम? सेक्स रेशियो। कौन से एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा है या कौन सा ऑर्गेनिज्म कम है, ये कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो निकालना। एक प्रॉपर बैलेंस्ड इकोसिस्टम अगर चलाना है तो हर एक ऑर्गेनिज्म को 1:1 के रेशियो में रहना पड़ेगा। मतलब अगर 1000 फीमेल हैं तो 1000 मेल्स होने चाहिए, 1000 मेल है तो 1000 फीमेल्स होनी चाहिए, तो बैलेंस्ड सेक्स रेशियो रहेगा। लेकिन ये इमेजिनरी कंडीशन है, दिस इज इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी, ये एक तरीके की हाइपोथेसिस है, जबकि प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्पेशली इंडिया में हमेशा से ये रहा है, फीमेल का पॉपुलेशन हमेशा कम रहता है, मेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे रीजन है जैसे कर्नाटका और साउथ इंडिया जो है, वहां पे फीमेल का पॉपुलेशन ज्यादा है, मेल का पॉपुलेशन कम है। आपको रीजन पता है, फीमेल फिटिसाइड, गर्भ में ही मतलब प्रेगनेंसी में ही फीमेल बच्चों को मार दिया जाता है, दहेज के टेंशन से, स्ट्रेस के टेंशन से, पीढ़ी को आगे कौन बढ़ाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेक्स रेशियो यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल अपॉन नंबर ऑफ अनदर सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। सेक्स रेशियो अलग अलग पार्ट से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड करके यहाँ पे हमको दो फैक्टर बताए गए हैं। एज पिरामिड मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका एवरेज, फिर जो बच्चे 2 से 4 साल की उम्र के हैं, फिर जो बच्चे 4 से 8 साल की उम्र के हैं, फिर जो बच्चे 8 से 14 साल की उम्र के हैं। तो ऐसे पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी प्यूबर्टी के पहले जो बच्चे आते हैं, यानी 0 से 14 साल तक के बच्चे, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनमें प्यूबर्टी नहीं हुई है अभी तक। फिर एक ग्रुप आता है रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि यंग ग्रुप जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, 15 to 44 ईयर्स तक के लोग। और फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में कौन से लोग आएंगे? 45 ईयर्स और उसके आगे के लोग। 45 क्यों बोला है? क्योंकि फीमेल का मीनोपॉज 45 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, फीमेल्स को पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं 45 ईयर्स के बाद, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसीलिए ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में काउंट किया गया है। तो हर एक पॉपुलेशन का साइज जो है, हर एक पॉपुलेशन का साइज एज के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म कम है तो मतलब उसका पॉपुलेशन कम है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की साइज भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि अगर समझो मैं आपको बोलूं कि एक जगह पे 100 चींटियां हैं और उसी जगह पे एक छिपकली है, ठीक है, अभी एक छिपकली अगर चाहे तो इन 100 चींटियों को एक ही बार में खत्म कर सकती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लिजर्ड का पॉपुलेशन कम हो गया, देखा जाए दोनों के बीच में तो ये 100 चींटियां भी कम पड़ेंगी। तो पॉपुलेशन को काउंट करना, उसको समझना इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में हमको यही बताया गया है कि कभी कभी ऑर्गेनिज्म का साइज भी मैटर करता है। ओके, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे आपको एक एज पिरामिड का ग्राफ बताया गया है। दिस इज फ्रॉम नाइजेरिया, दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दिस इज फ्रॉम इटली एंड दिस इज फ्रॉम हंगरी।
क्या बताया गया है हमको यहाँ पे, ये 0 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, ये आपके 15 to 44 ईयर्स के, और आपके ये 45 to 85 यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। अब देखो ज्यादातर बच्चे कहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, नाइजीरिया में यंग पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन हंगरी में, जर्मनी में आपको ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी यंग स्टेज पे या तो बच्चों की डेथ हो जाती है या तो ज्यादा बच्चे लोग पैदा नहीं करते हैं। और वही ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़ा बैलेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन ओल्ड जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, मरते जाते हैं। तो ये अलग अलग एज पिरामिड है, ये आपको 10th में ज्योग्राफी में भी था। ओके, पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब देखो, आप एग्जैक्ट नंबर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन साइज मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना। आप एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का पता लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया गया है, कुछ कुछ केसेस में मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहाँ पे दीमक का एग्जांपल लिया है। टर्माइट्स मतलब क्या होते हैं, दीमक जो लकड़ी खाते हैं। अभी अगर हजारों दीमक एक साथ आ जाएं तो वो इतनी सी ही लकड़ी खा पाएंगे, लेकिन अगर वही आप किसी दूसरे बड़े एनिमल को, चूहे बिल्ली को या किसी को, चूहा जो है वो एक दिन में इतना सारा लकड़ी खराब कर देगा अपने दांत से काट काट के, तो एक चूहा 100 दीमक के बराबर है। तो आप पॉपुलेशन को डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन साइज के हिसाब से कैलकुलेट करना थोड़ा गलत हो जाएगा या थोड़ा एरर हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब आगे देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, पॉपुलेशन की ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, कितना बर्थ हुआ, कितना डेथ हुआ, बाहर से कितने ऑर्गेनिजम्स आए, आपके एरिया से कितने ऑर्गेनिजम्स बाहर गए। ओके, तो नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, ये देखो 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए। न्यू बर्थ यानी नेटिलिटी, डेथ यानी मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन यानी कितने लोग बाहर गए, और इमिग्रेशन यानी कितने लोग अंदर आए। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इमिग्रेशन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। बाहर से आपके एरिया में जो लोग आते हैं, अंदर, इमी, इनसाइड, और आपके एरिया से जब कोई लोग बाहर जाते हैं, who left the habitat, इसको बोलते हैं एमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला बताया गया है, N+1। T+1 मतलब क्या होता है कि अभी के टाइम पे क्या पॉपुलेशन स्टेटस है। तो आपको उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए कि उस टाइम पे कितने बच्चे पैदा हुए, नेटिलिटी पता होना चाहिए। समझो एक रफ कैलकुलेशन लेते हैं, N+1 फाइंड आउट करने के लिए समझो मेरे एरिया में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। और वेट, इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, नहीं, हाँ, तो nt इधर पे नेटिलिटी नहीं है, n इज द टोटल पॉपुलेशन। समझो मेरे एरिया का टोटल पॉपुलेशन है 1000, ओके, और मतलब ये अपना NT हो गया। और टोटल न्यू बर्थ समझो 5 नए बच्चे पैदा हुए मेरे एरिया में, और आए मतलब बाहर से आए हुए लोग, समझो 3 लोग किसी और एरिया में रहते थे, अब वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, और उसी टाइम पे 2 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग एरिया को छोड़ के चले गए, ठीक है। तो फॉर्मूला में डालो इन वैल्यूज को। आपके एरिया का करंट पॉपुलेशन है 1000, इसमें 1000 प्लस, इसमें कितने लोगों की जन्म हुआ है, 5 बच्चे पैदा हुए हैं और 3 लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, माइनस कितने लोगों की डेथ हो गई, 2 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग बाहर चले गए। तो इसको सॉल्व करो, 1000 प्लस क्या आएगा, 8 माइनस 5। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। 1000 प्लस 3 यानी टोटल पॉपुलेशन कितना आपको देखने को मिला, 1003। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। अगर समझो ज्यादा डेथ हुई और ज्यादा लोग आपका एरिया छोड़ के चले गए तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रैंडम कैलकुलेशन करने का तरीका, रैंडम नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर स्पेसिफाइड फॉर्मूला डिजाइन किया गया है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, आपको अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स बताए हैं। आपको इतना टॉपिक समझ में आया है पक्का? चलो अब ग्रोथ मॉडल समझते हैं, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। ग्रोथ मॉडल में हमको 2 मॉडल एक्सप्लेन किए गए, मतलब किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन कितने टाइप की देखी जाती है। तो 2 टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ हमको देखी जाती है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर आपका जो पॉपुलेशन साइज है वो सिर्फ कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक ऐसा आइडियल कंडीशन है जहां पे ऑर्गेनिजम्स को अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ऐसा इमेजिन किया गया है। अब बच्चों आप इमेजिन करो
कि कोई भी अगर पर्टिकुलर एरिया है जहां पे पहले कोई नहीं रहता था, तो वहां पे अब नया नया कोई ऑर्गेनिज्म रहने आया है, तो शुरू शुरू में यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू शुरू में यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8, मतलब जैसे जैसे इस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच का कंपटीशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने लगेंगे। तो ऐसी टाइप की ग्रोथ आपको सिर्फ इनिशियली देखने को मिलती है, यानी स्टार्टिंग में। ऐसी ग्रोथ हमको परमानेंटली देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। किसी भी एरिया में कंपटीशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर लोकेलिटी में, हर रीजन में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ सालों में आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हो या अनलिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखने को मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि फॉरएवर के लिए ही रिसोर्सेज अनलिमिटेड कंडीशन में अवेलेबल रहेंगे। हर एरिया में, हर लोकेलिटी में, हर हैबिटेट में कभी ना कभी रिसोर्सेज कम होंगे और कभी ना कभी कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको यहाँ पे बताई गई है, ये एक टाइप का इम्पॉसिबल पैरामीटर है, यानी दिस इज यू कैन से इम्प्रैक्टिकल, दिस इज आइडियलिस्टिक। ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज है जो सिर्फ इमेजिनरी कंडीशन में ही फुलफिल हो सकती है। तो नेक्स्ट हमको क्या बताया गया है, डार्विन्स थ्योरी के हिसाब से ये फॉलो हुआ है, और ये ग्रोथ है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया गया है। क्या बोला गया है इसमें कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड कंडीशन में होते हैं, तो वो बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। मतलब यहाँ तक एक्सपोनेंशियल फेज तक उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होने लग जाते हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होने लग जाते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या बढ़ने लगता है, कंपटीशन बढ़ने लगता है। अब जब कंपटीशन होता है, तो उसमें से जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होंगे, जो सबसे स्ट्रांग होंगे, वो उस रिसोर्सेज को यूज करेंगे और सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, वैसे वैसे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होते जाती है, और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, जो फिट इंडिविजुअल है, वो ही उस हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे करके हमको यहाँ पे स्टेशनरी ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टेशनरी ग्रोथ यानी रिसोर्सेज कम हो गए हैं, तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। इस लोकेलिटी में अब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, अब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे करके ये ग्राफ ऐसा होने लगेगा, डिक्लाइन फेज आ जाएगा। तो ये रियल ग्रोथ है, ये रियल ग्राफ है, यानी कि ये प्रैक्टिकल ग्राफ है जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया जाता है। ये आइडियलिस्टिक कंडीशन में नहीं बताया गया है। दिस इज द प्रैक्टिकल ग्रोथ, दिस इज द प्रैक्टिकल कर्व ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसको अगर आप देख लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म याद रखो, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो आगे सेम चीज बताई गई है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ग्रोथ कम होते जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज तो उतना ही है, रिसोर्सेज उतना ही है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और एक टाइम के बाद अब पॉपुलेशन ग्रोथ भी रुक जाएगी और पॉपुलेशन का कर्व भी नीचे आने लग जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरैक्शंस बताया गया है। इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, आपको इसके डेफिनेशंस याद रखने और इसके एग्जांपल्स याद रखने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस न्यू टॉपिक के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपने आप में सर्वगुण संपन्न हो। हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प लगती ही लगती है, यानी कि एक टाइप का ऑर्गेनिज्म दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट किए बिना रह ही नहीं सकता, चाहे फिर वो जंगल का राजा हो, चाहे फिर वो खरगोश हो। हर एक को किसी ना किसी की कोई ना कोई हेल्प लगती ही है, और इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन दो टाइप के आपको बताए गए हैं, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ये वर्ड आपको याद रखना है, इसका मीनिंग याद रखना है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब विद इन द स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर जब कॉम्पिटिशन हो रहा है या इंटरैक्शन हो रहा है, जैसे आपके और आपके भाई के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, या आप और आपका भाई अगर इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा, जब आप और आपका पड़ोसी लड़ाई कर रहा है, तो वो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा, आपका फैमिली अलग, उसका फैमिली अलग। जैसे कॉलेज में जब कंपटीशन होता है, एक ही कॉलेज में अगर ए डिवीजन और बी डिवीजन के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही कॉलेज में है। लेकिन जब एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन
कॉम्पिटिशन होता है तो वो इंटर स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पे सेम स्पीशीज के बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, और अगर अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें हमको अलग अलग टाइप के इंटरैक्शंस बताए गए हैं। पहला इंटरैक्शन है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब ये इस केस में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं लेकिन इससे ना तो किसी का फायदा होता है ना ही किसी का नुकसान होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ फर्क नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे टाइप के इंटरैक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। फिर सेकेंड टाइप है इंटरैक्शन का नेगेटिव इंटरैक्शन। नेगेटिव इंटरैक्शन में क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ लड़ेंगे तो दोनों का ही लॉस होगा, तो इसका टाइप है कॉम्पिटिशन, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। और एक होता है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म का सिर्फ आपको डेफिनेशन दिया गया है। क्या बोला गया है, अमेंसलिज्म एक ऐसा टाइप का इंटरैक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का लॉस है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीरो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल, माइनस मतलब लॉस होना और प्लस मतलब कि फायदा होना। ओके, तो न्यूट्रलिज्म में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कंपटीशन में दोनों का लॉस हो रहा है। पॉजिटिव इंटरैक्शन हमको तीन टाइप के दिए गए हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि एक दूसरे की मदद करके दोनों का फायदा होगा। ओके, आप मेरी मदद करो, जैसे एग्जाम में होता था ना, तू फिलअप्स पढ़ के आ, मैं ट्रू और फॉल्स पढ़ के आऊंगा, तू मुझे फिलअप बताना, मैं तुझे ट्रू और फॉल्स बताऊंगा, तो दोनों का ही फायदा हो गया, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है और दूसरे को कुछ असर नहीं पड़ता है। जैसे कि वापस एग्जाम का ये एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम के टाइम पे समझो आपके आगे अगर टॉपर बैठा है और आपको कुछ आंसर याद नहीं आ रहा है, तो आपने उससे आंसर पूछा और उसने अगर आपको आंसर बता दिया तो आपका फायदा हो गया, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके थोड़ी मार्क्स कम होने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो उसका लॉस हो जाएगा। ओके, ठीक है, वो अलग बात है। तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है, एक का फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो सब पढ़ के आया, वो तुम पे डिपेंड होके नहीं आया है। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंपटीशन पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे, कमेंसलिज्म पढ़ेंगे। प्रोटो कोऑपरेशन भी सेम म्यूचुअलिज्म के जैसे होता है, एक दूसरे की मदद करके कोऑपरेट करके दोनों का फायदा होना। फिर नेक्स्ट इंटरैक्शन आता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट आते हैं। मतलब पैरासाइट मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके खुद का फायदा देखते हैं और सामने वाले का लॉस हो या कुछ भी हो उससे कुछ उनको लेना देना नहीं है। तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है। एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है जो स्ट्रांग रहता है, और जो वीक रहता है उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है, उस ऑर्गेनिज्म का लॉस रहता है। तो देखो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशंस दिए हैं सेम जैसे मैंने उधर टेबल में एक्सप्लेन किया, आप ये पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। म्यूचुअलिज्म का देखो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये डायग्राम की मदद से मैं बताती हूँ। लाइकेंस, लाइकेंस मतलब क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे टाइप का प्लांट स्पीशी है जो अलगे और फंगस से मिलके बनता है। पत्थर के ऊपर आपने कई बार देखा होगा कि जो काई जम जाती है ना, तो वो ठीक तरीके से ग्रीन होती है ना व्हाइट होती है, मिक्सचर होता है, तो उसको लाइकेन बोलते हैं। ओके, और ये ज्यादातर समुद्री किनारे, तालाब के किनारे देखा जाता है। लाइकेन बनता है अलगे और फंगस के कॉम्बिनेशन से। अब ये अलगे एक अलग स्पीशीज है, फंगस एक अलग स्पीशीज है, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। अलगे के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से अलगे फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके फंगस को खाना देता है। फंगस को क्या देता है, खाना देता है। अब फंगस फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पा रहा है, तो इससे अलगे को क्या फायदा होगा, तो फंगस जो है इसके ब्रांचेस बहुत लंबे लंबे होते हैं। फंगस की ब्रांचेस एकदम रॉक के अंदर अंदर तक, पानी के अंदर अंदर तक जाती हैं, और ये ब्रांचेस अलगे को वाटर और मिनरल्स लाके देते हैं। फंगस से हमारे अलगे को क्या मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स। तो दोनों का फायदा हो गया, अलगे से खाना मिल रहा है, फंगस से वाटर मिल रहा है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तू एमसीक्यू पढ़ के आ, मैं ट्रू और फॉल्स पढ़ के आता हूँ, दोनों का फायदा हो जाएगा। सो दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों का फायदा हो रहा है। अब बारी आती है कॉम्पिटिशन की। कॉम्पिटिशन में दो एग्जाम्पल बताए गए हैं, मतलब पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। ठीक है, वो भूल जाओ, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म का लॉस होता है। कैसे, समझो दो बच्चे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दो बच्चे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एंडिंग फिनिशिंग लाइन है, और यहाँ पे एक ट्रॉफी रखी हुई है। ठीक है, ये विनर्स कप है। अब ये ट्रॉफी पाने के लिए ये दोनों बच्चे भागेंगे। ठीक है, जो जीतेगा उसको भी चोट लगेगी क्योंकि भागने में उसको भी दर्द होगा, और जो बच्चा हार गया उसको भी चोट लगेगी।
ओके तो लॉस दोनों ही स्पीशीज का हो रहा है, लेकिन हमेशा याद रखो कंपटीशन होता कब है, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब कंपटीशन होता है। जैसे समझो दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन दोनों स्पीशीज को सेम खाना खाना है, तो उस कंडीशन में कंपटीशन हो सकता है। या आप लायन और लेपर्ड का एग्जांपल ले लो, लायन और लेपर्ड दोनों को डियर खाना होता है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, लायन और लेपर्ड दोनों को ही डियर का शिकार करना है, ठीक है, सॉरी टाइगर और लायन दोनों को लेपर्ड का शिकार करना है। ये जो यहाँ पे मरा हुआ है ये लेपर्ड है। अब टाइगर और लायन दोनों को लेपर्ड का शिकार करना है, तो इसमें से जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, उसका फायदा हो जाएगा, और झगड़े झगड़े में दूसरे को चोट पहुंच जाएगी और उसका लॉस हो जाएगा। तो कंपटीशन कब होता है, जब रिसोर्सेज की कमी होती है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तब कंपटीशन होता है। और ऐसे टाइम पे जीत किसकी होती है, जो फिट ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म होता है। तो कंपटीशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जांपल दिया गया है, जिसमें और किसी ना किसी दो ऑर्गेनिज्म का लॉस है, एक जो हार गया उसका लॉस और जिसको मार दिया गया उसका लॉस। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स का लॉस होता है और जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो जीत जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन को आगे और एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में हमें क्या बताया गया है, पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। मैं आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ। पैरासिटिज्म में होता क्या है, होता ये है एक्चुअली कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे एक का फायदा हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है। मतलब इसमें हमको कैसा देखने को मिलेगा, एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का लॉस हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का। अगर मैं पैरासिटिज्म का आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे देखो आपको मलेरियल पैरासाइट का एग्जाम्पल दिया गया है। मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, उसको ट्रांसफर होने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है ताकि वो दूसरे होस्ट तक जा सके। तो ऐसे में जो बीच का ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये पैरासाइट है आपका, ये पैरासाइट एक होस्ट में जा रहा है, इस होस्ट को बीमार कर रहा है, तो इसका लॉस हो गया, इसका फायदा हो रहा है पर इसका लॉस हो गया। तो ये है पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है ये, पैरासिटिज्म का। कुछ पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे प्लांट के ऊपर कोई ऐसे कीड़े मकोड़े आके इस प्लांट का खाना खाने लग जाएंगे, तो ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट का और एक एग्जांपल है छोटे छोटे लाइस जो होती हैं, जिनको जू बोलते हैं हम, कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स के ऊपर आपने देखा होगा टिक्स एंड माइट्स, छोटे छोटे रेड कलर के मोटे मोटे कीड़े होते हैं या खटमल होते हैं। तो ये खटमल या कीड़े, खटमल मतलब बेड में होते हैं, बेड बग बोलते हैं उसको, और जो छोटे छोटे टिक्स होते हैं वो डॉग्स की बॉडी में देखे जाते हैं, मतलब एनिमल्स के स्किन सरफेस पे देखे जाते हैं। ये जो टिक्स होते हैं ये एनिमल का ब्लड सक करते हैं, तो उससे एनिमल को तकलीफ पहुंचती है लेकिन इनका फायदा होता है। तो ये एग्जांपल है पैरासिटिज्म का। किसका एग्जांपल है ये, पैरासिटिज्म का। और इसी तरीके से और एक एग्जांपल है पैरासिटिज्म में, ब्रूड पैरासिटिज्म। ये एग्जांपल तो आपको पता होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है, 3 इडियट्स मूवी में इसका एग्जांपल दिया गया था। कोयल जो होती है, कोयल बहुत स्मार्ट बर्ड होती है, वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में डाल देती है। और कौवे का अंडा और कोयल का अंडा दोनों का सेम दिखाई देता है, तो कौवे को लगता है कि ये भी मेरे ही अंडे हैं, ठीक है। तो कौवा जो है, मतलब जो फीमेल क्रो होती है, वो क्या करती है, वो अपने अंडों की जिस तरीके से देखभाल करती है वैसे ही कोयल के अंडों की भी देखभाल करती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये उसका अंडा नहीं है। वो सारे अंडों का इक्वली प्रोटेक्शन करती है, इक्वली सब कुछ ध्यान देती है। लेकिन यहाँ पे पैरासिटिज्म का एग्जांपल क्यों दिया गया है, क्योंकि कोयल के जो अंडे होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनमें से बर्ड्स जल्दी निकल जाते हैं, और जैसे ही कोयल के बच्चे अपने अंडे से निकलते हैं वो कौवे के बच्चों को नेस्ट पे से नीचे ढकेल देते हैं, मतलब घोंसले में से नीचे फेंक देते हैं। मतलब खुद का न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए, खुद का पावर दिखाने के लिए वो कौवे के बच्चों को नीचे ढकेल देते हैं, ताकि कौवे के बच्चे अंडे में से निकले ना और निकलने से पहले ही मर जाए। तो ये सबसे डेंजरस पैरासिटिज्म है। मतलब दिस इज सो, व्हाट डू वी से, इट इज नॉट फेयर, इट इज सो अनफेयर, इट इज अ चीटिंग। ओके, एक तो तुम किसी और के घोंसले में जाके रह रहे हो और ऊपर से तुम उसी के बच्चों को मार दे रहे हो। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स। ओके, और आगे आपको क्या बताया गया है प्रिडेशन के बारे में। प्रिडेशन मतलब क्या होता है, प्रिडेटर मतलब होता है शिकारी, प्रेडेटर मतलब क्या होता है, शिकारी यानी कि हंटर, जो शिकार करने वाला है। और प्रे मतलब होता है शिकार, प्रे मतलब क्या होता है, शिकार यानी कि विक्टिम, यानी जिसका शिकार होने वाला है। समझो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं टाइगर और गोट का,
तो टाइगर जो है ये प्रीडेटर है, टाइगर क्या है, टाइगर इज प्रीडेटर एंड गोट इज प्रे। टाइगर गोट को मारेगा तो ये प्रिडेशन होता है, इसमें फायदा किसका हो रहा है, टाइगर का हो रहा है, और लॉस किसका हो रहा है, गोट का हो रहा है। तो ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। अब प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में होता क्या है, अगर हमेशा प्रीडेटर जीत जाएगा और प्रे मर जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नेचर में कोई भी प्रे बचेगा ही नहीं। तो अब प्रीडेटर का आपस में कंपटीशन होने लगेगा, क्योंकि अब प्रे तो बचा ही नहीं है, मतलब शिकार बचा ही नहीं है। तो अब ये जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है अब ये आपस में लड़ने लगेंगे। इसके वजह से इकोसिस्टम का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और जिसके वजह से नेचुरल डिजास्टर्स होने के चांसेस हैं। तो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी सेम पैरासिटिज्म के जैसा ही होता है, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का लॉस हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो सेम एज कंपेयर्ड विद पैरासिटिज्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई का भी सेम एग्जांपल दिया गया है। कैटरपिलर स्टेज में जब बटरफ्लाई कैसे बनती है, कैटरपिलर से बनती है। तो कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई निकलती है तो ये कैटरपिलर पत्तों को खाते हैं। आप समझो अगर पत्ते के ऊपर आपने पॉइजनस केमिकल छिड़क दिया है ताकि कैटरपिलर उसको ना खा पाए, तो उसके वजह से ये अपना कैटरपिलर मर जाएगा और बटरफ्लाई बनेंगी ही नहीं। अगर बटरफ्लाई नहीं बनेंगी तो फिर पोलन ग्रेन्स कौन कैरी करेगा, फिर पॉलिनेशन नहीं होगा नेचर में, नेक्टर कौन सक करेगा, तो हनी नहीं बनेगी। मतलब बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हमको झेलने को पड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या बताया गया, प्लांट्स में भी सेम चीज बोली गई है कि प्लांट्स में भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं। ओके, हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स, ऐसे एनिमल जो प्लांट खाते हैं। अगर ये एनिमल सिर्फ अगर सारे एनिमल्स प्लांट खाने लग जाएं तो ऑक्सीजन देने के लिए प्लांट बचेगा ही नहीं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इकोसिस्टम में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो इससे बैलेंस बना रहता है। अब नेक्स्ट टाइप का रिलेशनशिप देखो, मैं फास्ट इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेन करो। तो अगर आपको टॉपिक पता है तो आप आराम से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, नोट्स में से एक बार रीड कर लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत देना। अब कमेंसलिज्म मतलब क्या होता है, इसमें भी एक का फायदा हो रहा है पर दूसरे को कुछ लॉस नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, समझो एक ऐसे एक फील्ड है, उस फील्ड में से ढेर सारे क्रॉप्स हैं या ग्रासेस हैं। एक डियर है या एक काव का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो काव है ये ग्रास खाएगी। अब ये जब काव ग्रास खाएगी तो यहाँ की ग्रास पूरी खत्म हो जाएगी, यहाँ के जो ग्रासेस हैं ये ग्रासेस खत्म हो जाएगी। ये काव ने क्या किया, ग्रास खा लिया और ग्रासेस सारे खत्म हो गए। अब सॉइल के ऊपर ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। काव इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाती है, या समझो वो नहीं खा रही है। तो इससे फायदा किसका होगा, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बर्ड होते हैं। ये बर्ड क्या करते हैं, ये बर्ड आसानी से आके इन इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो ऐसे में फायदा किसका हुआ, बर्ड का हुआ। काव ने अपना खाना खा लिया, काव को घास खाना था तो काव ने ग्रास खा लिया, ठीक है। उसको कीड़े मकोड़े से कुछ लेना देना नहीं है और उसको ये भी नहीं पता है कि उसने जो घास खा के एरिया क्लीन किया है, अब उस क्लीन एरिया के कीड़े कोई दूसरा बर्ड आके खा लेगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कमेंसलिज्म का, जिसमें एक का फायदा हो रहा है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, और एक एग्जांपल क्या दिया गया है हमको इधर पे, इंटरैक्शन बिटवीन सी एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टेंटैकल्स एंड क्लाउन फिश। ऐसी कुछ फिशेस होती है, आगे पिक्चर दिया है क्या, हाँ ये देखो, ये आपके नीमो मूवी याद है। ओके, नीमो नहीं लिखती मैं यहाँ पे क्लाउन फिश लिखती हूँ। इसको क्लाउन फिश क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसके ऊपर कलरफुल स्ट्रैप्स होते हैं, ब्यूटीफुल फिश होता है ये, जोकर जैसे। तो ये फिश ना सी एनिमोन के बीच में जाके छुप जाता है। ये सी एनिमोन के स्पीशीज है। सी एनिमोन जो होते हैं ये पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं, लेकिन किसके लिए, जो ऑर्गेनिजम्स इन सी एनिमोन को खाने आएंगे, उन सी एनिमोन को, जो ऑर्गेनिजम्स इन सी एनिमोन को खाने आएंगे उन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये केमिकल रिलीज करेगा। लेकिन ये क्लाउन फिश बहुत छोटी छोटी होती है, तो ये क्लाउन फिश सी एनिमोन के बीच बीच में, समझो ये सी एनिमोन है और यहाँ पे ये क्लाउन फिश छुपी हुई होती है, ऐसे एकदम बीच बीच में ये क्लाउन फिश छुपी हुई होती है। तो सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके अंदर कौन छुपा हुआ है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है, क्लाउन फिश का हो रहा है, क्योंकि क्लाउन फिश को छुपने की जगह मिली है। क्लाउन फिश इसीलिए छुपती है ताकि बड़े फिशेज आके इसको ना खा जाए, तो इसका फायदा हो गया और सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ा।
समझ में आ रही है आपको बात? जैसे समझो आपके घर के बाहर ऐसे एक लंबी छत है, बारिश के सीजन में अगर आपके घर के नीचे कोई कुत्ता या बिल्ली आके रात को सो रहा है तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उस बिल्ली का फायदा हो गया, आपकी छत के वजह से उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। तो ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। और वो जो काऊ वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ बफेलो को हमको ड्रॉइंग दिखाया गया है, तो ये बफेलो भी क्या करता है, ग्रास खाएगा, उसका ग्रास खा के हो जाएगा तो सॉरी बफ खाएगी, और जब इसका ग्रास खा के हो जाएगा तो फिर ये बर्ड्स अपना अपना इंसेक्ट खा लेंगे। तो ये हो गया कमेंसलिज्म का एग्जांपल, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना उसका फायदा हो रहा है ना उसका लॉस हो रहा है। सो दिस इज कमेंसलिज्म। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ये सारी डेट्स अच्छे से याद कर लो, इसमें से आपको एंट्रेंस में या मैच द फॉलोइंग में आने के क्वेश्चन चांसेस हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन मैंने अपना बेस्ट ट्राई दिया है कि आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज बच्चों लाइक कर देना, हमको मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ प्लीज हमारी चैनल को शेयर करो, क्योंकि फिजिक्स का फ्री नोट्स हमने उनको अवेलेबल करके दे दिया है, पूरा टारगेट का कॉपी उनको दे दिया है, और बायो का भी उनको हम अवेलेबल करके दे रहे हैं। तो जितना हो सके उतना 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ ये चैनल शेयर करो, क्योंकि आपकी तो 12वीं हो जाएगी, लेकिन जाते जाते आप दूसरों की मदद करके जाओ। जैसे हमने आपकी मदद की है, आप किसी और की मदद करो, इसको एक चेन रिएक्शन समझो, ठीक है? तो 11th स्टैंडर्ड के साथ ये चैनल शेयर करो, उनके लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए हम सरप्राइज वीडियोज लाने वाले हैं। आप बस हमारी हेल्प करो और उनकी हेल्प करो, तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होते जाएगी। आप पढ़ते रहो, आपके लिए इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे, टारगेट वीडियोज लाते रहेंगे, नए नए वन शॉट वीडियोज लाते रहेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। पढ़ो, वीडियोस को शेयर करो और रिवीजन करो, तबीयत का ध्यान रखो, रोज रात को काढ़ा या हल्दी दूध पीकर सो, बाहर का कुछ भी मत खाओ, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो, फेसबुक अनइंस्टॉल करो, व्हाट्सएप पे चैट मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। चलो बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।